एक हाथ जो खून से लथपथ है और वो दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। यस, एक अनजान आदमी की आवाज आती है। सर, हमारे पड़ोस के घर में एक खून हुआ है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उसके पेट में चाकू से वार किया गया था और दीवार पर खून से दीप लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुंजन की मां को अपनी बेटी को इस हालत में देख सदमा लग गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। गुंजन की पड़ोसियों ने बताया कि गुंजन और विवेक नाम के लड़के की शादी तय हुई थी। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, उसका खून होने के बाद भी वो लड़का या उसके घर का कोई भी सदस्य ये देखने के लिए क्यों नहीं आया। पुलिस ने विवेक और उसके घर वालों का पता लगाया और विवेक को थाने में बुलाया। हाँ सर, ये बात सच है कि मेरी और गुंजन की शादी तय हुई थी और 1 महीने बाद हमारी शादी भी थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अब हमें सब सच सच बताना, तुम और गुंजन कैसे मिले थे और तुम दोनों का रिश्ता कैसा था। विवेक ने बताया कि अरे, आप आ गए। आइए आइए, मैं कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ। आइए बैठिए। गुंजन की मां ने विवेक के घर वालों को बैठने के लिए कहा और उन्होंने गुंजन को आवाज लगाई। किचन से गुंजन हाथ में चाय का ट्रे लेकर आई। गुंजन को देखते ही विवेक को गुंजन पसंद आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद गुंजन और विवेक दोनों ने एक दूसरे के लिए हाँ कर दी। अगर लड़का लड़की की हाँ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी के लिए। हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। सब सही चल रहा था। विवेक और गुंजन धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कॉल करते, वीडियो कॉल करते, कभी कभी बहाने बनाकर साथ में घूमने चले जाते, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते, मानो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सर, मैं गुंजन को मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था। मैं उससे सच में प्यार करने लगा था। अगर तुम सच में उससे प्यार करने लगे थे तो उसकी मौत की खबर सुनकर आए क्यों नहीं? सर, मैं वापस तब आता ना जब मुझे इसके बारे में कुछ पता होता। सर, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। हम सब आज ही घर आए हैं। विवेक ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिछले 1 हफ्ते से बाहर था। वो गुंजन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन गुंजन नहीं मानी। पुलिस ने विवेक के बताए अनुसार इंक्वायरी की। सर जी, हमने विवेक के बारे में इंक्वायरी की और वो सच बोल रहा है। वो पिछले 1 हफ्ते से अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। ये तो ठीक है लालू साहब, पर ये दीप की स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। गुंजन पूरा नाम तो नहीं लिख पाई, लेकिन कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। इंस्पेक्टर राठौर ने कुछ पुलिस वालों को गुंजन के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में चोरी के कोई निशान नहीं थे, ना ही घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान थे और ना ही घर में कोई चोरी हुई थी। ये सारी बातें इस केस को और भी उलझा रही थी। कुछ दिनों के बाद गुंजन की मां को होश आने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। कामिनी ने उनको संभाला और उनसे पूछताछ की। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। आपको किसी पर शक है क्या? कोई गुंजन का पुराना बॉयफ्रेंड या उसे परेशान करता हो, ऐसा कोई? गुंजन की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर की लाइट खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। काम खत्म करने के बाद वो पैसे ज्यादा मांगने लगा। गुंजन ने मना कर दिया था और इस बात से वो इलेक्ट्रिशियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। कहीं अपने गुस्से की वजह से तो उसने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा ना? उसका नाम क्या था? सर, उसका नाम
शायद दीपेश था। ये नाम सुन सबको लगा कि शायद दीपेश ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि गुंजन ने भी अपने खून से दीवार पर दीप लिखा था। पुलिस ने उस एरिया के लोगों से दीपेश के बारे में पूछताछ की। पुलिस को दीपेश का पता चल गया। पुलिस ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि हमारा पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सर, मैंने वहां 2 दिन काम किया था, लेकिन काम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने पैसे ज्यादा मांगे थे। दीपेश ने बताया कि उसने काम तो किया था, लेकिन गुंजन ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। सर, मैं अपने काम का पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पाया, तो खून कहां से करूंगा? हमारे लिए दिन के 300-500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गुंजन ने तुम्हारा नाम अपने खून से क्यों लिखना चाहा? सर, मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। दीपेश की बात सुनकर यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। दीपेश को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया था। फिर दीपेश ने एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताई। उस बात से केस के सारे धागे ही खुल गए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों गुंजन को मारूंगा? मेरा उससे क्या रिश्ता? वही तो जानना है हमें कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता क्या है और तुमने क्यों मारा गुंजन को। तभी वहां दीपेश आ गया। दीपेश ने सनी को पहचान लिया। दीपेश ने बताया कि जब वो लाइट का काम करने के लिए गुंजन के घर जाता था, तब वहां पर सनी भी आया था। गुंजन की मां मार्केट जाती थी, तब उसी टाइम सनी वहां आता था और वो दोनों अकेले कमरे में 2-3 घंटे साथ में रहते थे, अंदर से दरवाजा बंद करके। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पता लगाएं? हाँ सर, मैंने ही गुंजन को मारा है। सर, मैं और गुंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुंजन की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सनी ने बताया कि गुंजन की माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुंजन को विवेक से शादी करने के लिए मनाया था। विवेक से शादी तय होने के बाद भी गुंजन सनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे सनी को महसूस होने लगा था कि गुंजन को अब विवेक अच्छा लगने लगा है। उस दिन रात को जब वो गुंजन से मिलने उसके घर पर गया, तब कमरे में जाने के बाद विवेक का कॉल आया था। वो जिस तरह से प्यार से विवेक से बात कर रही थी, ये बात सन्नी को बहुत बुरी लगी। तुम्हें विवेक अच्छा लगने लगा है ना? अब अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी हो ना तुम विवेक से? ऐसी कोई बात नहीं है सनी, विवेक एक अच्छा लड़का है, बस। इस बात से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सनी ने गुंजन के पेट में चाकू मार दिया। गुंजन के मरने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए गुंजन का हाथ लिया और दीवार पर दीप लिख दिया, ताकि सारा शक दीपेश पर जाए, क्योंकि गुंजन ने सनी को पहले बताया था कि पैसों को लेकर दीपेश और उसमें झगड़ा हुआ था। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। सही कहा सर आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी, चीते की चाल बाज की नजर, और इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ से छूटना इम्पॉसिबल है। हेलो, खन्ना रेजिडेंस, कौन बोल रहा है? खन्ना साहब, आपके घर में किसी ने बम रखा है जो अगले 15 मिनट में फट जाएगा। किसने रखा है ये बम? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बस ये समझ लीजिए कि आपका भला चाहने वाला हूँ। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? नहीं करना तो मत कीजिए। 15 मिनट बाद जब बम फटेगा तो अपने आप यकीन हो जाएगा। रखता हूँ। नहीं, रुको, मैं यकीन करता हूँ। अब मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं मैं? जल्दी से भागिए और पुलिस को लेकर आइए,
वही आपकी मदद कर सकती है। ओ, ठीक है। मैडम मैडम, मेरे घर में बम फटने वाला है जी, जल्दी चलिए। आप जरा शांत हो जाइए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ। कुछ भी बताने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम जी। मेरे घर में जो बम है वो 15 मिनट में फटने वाला है। अब चलिए जल्दी मेरे साथ। चलिए। ये सब क्या है? 15 मिनट तो कब के हो चुके। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक तो है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम जी। मुझे एक फोन आया था कि तुम्हारे घर में बम है जो 15 मिनट में फटने वाला है। वो शायद एक प्रैंक कॉल था। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आगे से ऐसा कॉल आए तो ध्यान रखना। जी मैडम। कामिनी, मुझे भी ना बताए कहाँ गई थी तुम? सर, एक आदमी किसी को प्रैंक कॉल करके परेशान कर रहा था, तो उसी को देखने गई थी। ठीक है। सर, मेरे घर में बम है, अब जल्दी चलिए सर। क्या कहा? बम? कामिनी, जल्दी चलो, हमें पहुंचना होगा। रुकिए सर, कल भी एक प्रैंक कॉल का केस था जिसने फोन पर यही कहा था। जाने का कोई फायदा नहीं है सर। पर हम रिस्क नहीं ले सकते कामिनी, जल्दी चलो। सर, मेरे घर में किसी ने बम रखा है सर, जो 20 मिनट में फटने वाला। मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। ये सब आखिर हो क्या रहा है, देखना पड़ेगा। ये केस तो कुछ अलग ही है। कुछ अलग नहीं है सर। कोई लफंगा प्रैंक कॉल करके इन अमीरों को डरा रहा है बस। क्या कहा तुमने? अमीरों को? हाँ, ये सब हमारे इलाके के अमीर लोग हैं। कामिनी, पहला आदमी कौन आया था? चलो उसके घर। क्या बात है सर, आप इस वक्त यहाँ? तुम जब थाने आए तो तुम्हें आने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे सर जी। मतलब आने के 15 और जाने के 15, 30 मिनट। इतना समय बहुत है किसी को तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए। क्या तुम्हारे घर में कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर जी, सब पैसे गहने बिल्कुल सब सही सलामत है। सर, बाकी के 2 लोग भी हमारे थाने से दूर ही रहते हैं। इसी पैटर्न को पकड़ के चलें तो चोरी करने के लिए सबसे अच्छा मौका है था। कामिनी, उन बाकी 2 लोगों के नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उन्हें फोन करके पूछो कि उनके घर में उस प्रैंक कॉल के बाद कोई चोरी हुई है या नहीं हुई। सर, मैंने दोनों से पूछा, पर किसी के भी घर में कोई चोरी नहीं हुई। फिर क्या वजह हो सकती है? हेलो, पुलिस स्टेशन, क्या हुआ?
सर जी उस दिन मुझे पता नहीं चला, पर आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर से 2 गद्दे गायब हैं। बहुत महंगे गद्दे थे सर जी वो। ये तो बड़ा अजीब चोरी का केस है। कोई भला गद्दे क्यों चुराएगा? इन्होंने कहा ना महंगे हैं इसलिए चुराए होंगे। कामिनी, बाकी 2 लोगों को भी इसके बारे में पूछो, उनके गद्दे भी गए होंगे। आप सही थे सर, उन्हें मेरे पूछने के बाद अभी पता चला। मतलब वो प्रैंक कॉल सिर्फ गद्दे चुराने के लिए था। नहीं कामिनी, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। कोई सिर्फ गद्दे चुराने के लिए इतना बड़ा प्रैंक कॉल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। नहीं सर, चोरी ही है, और क्या वजह हो सकती है। खैर जाने दीजिए, मुझे गद्दे नहीं चाहिए सर जी। हाँ ठीक है, कितने बजे आएगा? ओके, थैंक यू राजू। सर, जैसा कि आपने कहा था, चोरी के दिन की घर के नजदीक की सारी सीसीटीवी फुटेज ले आई हूँ। पहले दिन जिस टेम्पो में गद्दे ले जाए गए, वही टेम्पो बाकी 2 जगहों पर भी था। कैमरे में चारों के चेहरे तो साफ नहीं दिखाई दिए, पर इससे लगता है कि ये सब किसी एक ही गैंग का काम है। लगता नहीं कामिनी, एक ही गैंग का है, और उन्हें हम आज रात पकड़ लेंगे। कैसे सर? मुझे अभी मेरे एक इन्फॉर्मर ने बताया है कि उसने एक ऐसी गैंग को देखा है, और वो आज रात एक और चोरी करने वाले हैं। उस वक्त हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात है सर। रुको, हाथ ऊपर, नीचे उतरो। कामिनी, टेम्पो की तलाशी लो। क्यों भाई, चुराना ही था तो पैसे चुराते, गहने चुराते, गद्दे चुराने की क्या जरूरत आ पड़ी? जमीन पर सोते हो क्या तुम लोग? नहीं सर, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कर भी नहीं पाओगे बच्चे, राठौर के सामने खड़ा है तू। कामिनी, क्या तुम कभी इतने महंगे गद्दों पर सोई हो? नहीं सर, हमारी सैलरी में कहाँ ये सब आता है। तो जाओ सोकर देखो। अभी? हाँ हाँ अभी। नहीं सर, जाने दीजिए सर। चुप कर तू, वरना तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। सर, इन महंगे गद्दों पर सोने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। इनमें दोष गद्दों का नहीं है। तो फिर किसका है? अभी दिखाता हूँ। इतने सारे पैसे किसके हैं ये सब? ये सब उन अमीर जादों का ब्लैक मनी है जो उन्होंने यहाँ छिपाया था। इन दोनों के साथ साथ उन अमीरों को भी जेल में डाल दो। सर, पर आपको कैसे पता चला कि इसमें पैसे हैं? उस दिन जब वो आदमी केस बंद करने के लिए बोल रहा था, तभी मुझे उस पर शक हो गया था कि हो ना हो उन गद्दों में तो कुछ है, और अब इन गद्दों की साइज देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। वाह सर, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है। खून? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यही वो कार है? जी। सर, कार पर ना तो स्क्रैच है और ना ही कोई डैमेज, फिर ये खून छत पर कैसे आया? मिस्ट्री है। मल्होत्रा जी, कल आपकी कार कहीं बाहर थी क्या? जी, कल मैं फैमिली के साथ एसपीएन मॉल गया था।
वहीं पार्किंग एरिया के ब्लॉक नंबर B6 में देर रात तक खड़ी थी। वो खून इस लाश से गिरा था। ओह माय गॉड। सर, मरने वाले का नाम सुनील मेहता है। पैन कार्ड के हिसाब से उम्र 60 साल है। सर, ये निशान? लगता है इसे ग्रोसरी ट्रॉली में काफी देर तक रखा गया था, उसके बाद ही इन्हें यहाँ लाकर डंप कर दिया। एंड आई थिंक इन्हें ट्रॉली से निकालते समय इनकी शर्ट ट्रॉली में ही फंसकर फटी होगी। बॉडी देखकर लगता है कि इनकी मौत करीब 20 से 24 घंटे के बीच हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वो रहा सर। कल शाम यहाँ किसी का झगड़ा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा जो अजीब था? जी नहीं सर। फिर ये लाश कहाँ से आई? पता नहीं सर, सच में हम इसके बारे में नहीं जानते सर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इस एरिया के कल शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रोवाइड कर दो, बाकी हम देख लेंगे। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे का रिपेयर वर्क चल रहा है, इसलिए पार्किंग और मॉल के सभी कैमरा 2 दिन के लिए बंद हैं। पर इससे पहले कोई और हादसा हो सीसीटीवी चालू करो, वरना अगर मैंने फाइन लगा दिया तो मॉल 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मॉल खुलने का क्या समय है? 10 बजे सर। सर, खून। इसका सैंपल लेकर सुनील के ब्लड सैंपल से मैच करो, उन्हीं का निकलेगा। ये ट्रॉली भी कस्टडी में लो। जी सर। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हेलो सर, मेरा नाम सोमनाथ है। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो मिलने चला आया। हम कोई सेलिब्रिटी हैं जो मिलने चले आए? नहीं सर। कैसी बातें करते हैं सर। एक्चुअली कल मेरी शॉप पर मुझे कुछ अजीब सा लगा था, वही शेयर करने आया हूँ सर। कैसा अजीब सा? सर, कल 3 बजे के आसपास एक आदमी शूज खरीदने आया था मेरी शॉप पर। ऐसे शूज चाहिए थे जो इस मॉल की टाइल्स पर भागते हुए बिल्कुल भी ना फिसले। हमने उसे वो शूज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसकी जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिरा था। मैं उसे उठाने ही लगा था, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी से वो इंजेक्शन उठा लिया। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। हो सकता है वो डायबिटिक हो, मतलब कि इंजेक्शन इंसुलिन का भी हो सकता है। जी नहीं सर, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ सर, तो मुझे पता है सर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा याद है? सर, चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उसने कार्ड से पेमेंट की थी, तो उसकी डिटेल्स में साथ ही ले आया हूँ। ये लीजिए। पुलिस के काम की नॉलेज बहुत है आपको। क्राइम शो बहुत देखता हूँ सर। ज्यादा क्राइम शो मत देखा करो सोमनाथ जी, दिमाग क्रिमिनल हो जाता है। एनीवेज, कामिनी इसके बारे में पता करो। सर, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉली पर लगा हुआ खून मृतक सुनील का ही है। जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके अनुसार उन्हें कुछ इंजेक्ट करके मारा गया है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। उसका एड्रेस पता चला? जी सर, प्रेम नगर, हाउस नंबर 6, करोल बाग। रहना प्रेम नगर में, काम नफरत वाले। वाह, लेट्स गो। सर, घर पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता करो, शायद उन्हें सोनू के बारे में कुछ पता हो। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सोनू पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बाद उसने एसपीएन मॉल में जॉब पकड़ ली। ये उसकी फोटो। सोनू की हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि वही खूनी है। मेडिकल स्टोर में काम करते हुए उसे पॉइजन ड्रग की नॉलेज होगी, इसीलिए उसके हाथ में इंजेक्शन था। लेकिन
क्वेश्चन ये है कि उसने मेहता को मारा क्यों? मुझसे उसकी दुश्मनी क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोनू का कार्ड मिसयूज किया है या एसपीएन मॉल चलो। सोमनाथ जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी जेब से इंजेक्शन गिरा था? हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। सर ये तो गोली चलने की आवाज है। सर ये तो वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। सर वो तो भाग गया। भागकर जाएगा कहाँ? क्रिमिनल को तो एक ना एक दिन पुलिस की हाथ लगना ही है। मुझे सोनू की सीडीआर चाहिए। सर ये सोनू की सीडीआर है। मुझे इसमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लेट मी चेक। कामिनी मेहता के बेटे को बुलाओ और बोलो कातिल मिल गया, उसकी पहचान करने को आ जाए। पर सर कातिल मिला कहाँ अभी तक? वो भी पता चल जाएगा। कॉल हिम फास्ट। जी। हेलो मनोज, मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर आपके पापा का कातिल मिल गया है और पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, चाय बोल दो मेरे और अपने लिए। सर कहाँ है मेरे पापा का खूनी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहाँ है? आने के लिए शुक्रिया, लेकिन खूनी तो तुम ही हो जिसने अपने पार्टनर सोनू को भी मार डाला। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं किसी सोनू वोनू को नहीं जानता। मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। ये शक नहीं है मनोज, सच है। तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर राठौड़ के हाथों से बच जाओगे? हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते का पत्थर बन गए थे। अमीर बाप होने के बावजूद था तो मैं गरीब ही ना। इसीलिए उनकी जायदाद हथियाने के लिए मैंने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर उनको जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया। और सीसीटीवी कैमरास का काम चलने का फायदा उठाकर मैंने लाश को वहीं बेसमेंट में ठिकाने लगा दिया। सोनू को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे के लालच ने तुम्हें अंधा नहीं क्रिमिनल बना दिया है मनोज जी। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। सर एक सवाल है, आपको कैसे पता चला कि मनोज ही कातिल है? सोनू की सीडीआर में मनोज का नंबर था। पर आपको मनोज का नंबर कब पता चला? मृतक के फाइल में उसके फैमिली डिटेल्स भी थी जिसमें मनोज का भी नंबर था। आप कमाल के हैं सर। एक ही दिन में केस सॉल्व। अपना तो ऐसा ही है।